घर आई प्रिया को फंसाया। कहानी शुरू करने से पहले ये 4 काम कर दो। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहीं बाजू में घंटियाँ दबा दो। दूसरा काम, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो मेरी ये स्टोरी। तीसरा और आखिरी काम, जल्दी से पेटीएम या फिर मेरे नंबर पे 187 का रिचार्ज कर दो BSNL के सिम है। चौथा काम, स्टोरी पढ़ना हो तो फिर मेरी वेबसाइट पे जाओ और स्टोरी पढ़िए। यूँ तो इस सार के स्टोरी लवर में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं, पर यहाँ औसत कहानियाँ भी मिलती हैं। कुछ तो कल्पना की अधकचरा सी उड़ान होती है, जिसमें नायक बस जाते ही जानी अनजानी सी नायिका की बातें फिर पाठकों से अपनी कहानी पर राय मांगता है। आप इस राज को समझें कि दिमाग में होता है, कल्पना में होता है। मैं अपने ही जीवन में घटी एक घटना का अपने अंदाज में जिक्र कर रहा हूँ। लीजिए, पेश है मेरी कहानी और पाठक खुद फैसला करे कि यह अच्छी है या बुरी। मेरा नाम राज है। मैं 42 साल का तंदुरुस्त फिट बॉडी का आदमी हूँ। मेरी पत्नी सुधा 39 साल की स्वस्थ। पंजाब के एक बड़े शहर में मेरा अपना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर पार्ट सप्लाई का बिजनेस है, जिससे मुझे सब खर्चे और टैक्स इत्यादि निकाल के करीब 10 से 12 लाख रुपए सालाना की कमाई हो जाती है। एक अपना ऑफिस है, गोदाम है, वर्कशॉप है, 9-10 लोगों का स्टाफ है, अपना घर है, कार है। हमारे 2 बच्चे हैं। एक बेटी 15 साल की है और एक बेटा 12 साल का है। हमारी 16 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में हमारी लाइफ बहुत ही बढ़िया है। बिस्तर में सुधा और मैं नए नए तजुर्बे करते ही रहते हैं। कभी कभी कोई तजुर्बा बैकफायर भी कर जाता है, पर ओवरऑल सब मस्त है। यह घटना आज से 3 साल पहले की है, जब मेरी माँ, जो मेरे साथ ही रहती थी, कि अचानक से मृत्यु हो जाती है। पिताजी 8 साल पहले ही चल बसे थे, लिहाजा सुधा मेरी पत्नी अचानक से घर में बिल्कुल अकेली हो जाती है। मैं तो सुबह का निकला तो शाम को घर आता था। पीछे दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे और सुधा सारा दिन घर में अकेली रहती थी। अगर बाजार भी जाना हो तो घर ताला लगा के जाओ। उस दिन शहर में चोरियां बहुत होती थीं और घर के मेन गेट पर लगा ताला तो जैसे चोरों को खुद आवाज मार कर बुलाता है। एक दिन सुधा किसी काम से बाजार गई, पर रास्ते में कुछ भूल याद आई। पर आधे रास्ते से ही घर वापस लौटी तो देखा कि चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़ रखा था। पर इससे पहले कि चोर अपनी किसी कारगुजारी को अंजाम देते, सुधा घर लौट आई और चारों चोर चोर फौरन भाग गए। पर इस कांड के बाद सुधा बहुत डरी डरी सी रहने लगी, जिसका सीधा असर हमारे घर परिवार पर और हमारी लाइफ पर पड़ने लगा। अपनी लाइफ बिगड़ते देख मुझे बहुत औफत सी हुई, पर क्या करता। अब मुझे इस समस्या का कोई समाधान सोचना था और बहुत जल्दी ही सोचना था, पर कुछ नहीं सूझ रहा था। और फिर एक दिन मैंने, जैसे भगवान ने खुद ही इस समस्या के समाधान भेज दिया हो। मेरी बड़ी साली साहिबा, जिसकी शादी मेरे शहर में 25-30 किलोमीटर दूर तक कस्बे में खाते पीते आड़ती परिवार से हुई थी, कि बेटी प्रिया ने बीकॉम पास कर ली थी। लेकिन समस्या यह थी कि कस्बे में कोई अच्छा कॉलेज नहीं था जहां मास्टर्स की जा सके, और मेरे शहर में कई अच्छे कॉलेज समेत यूनिवर्सिटी भी थी। लिहाजा प्रिया ने मेरे शहर में ही एक नामी गिरामी कॉलेज में एमकॉम के लिए एडमिशन ले लिया था। लेकिन किस्मत से प्रिया को हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाई थी, तो मेरी साली साहिबा थोड़ी परेशान सी थी कि एक दिन मैं और सुधा उनके घर उनसे मिलने जा पहुंचे। बातों बातों में इस बात का जिक्र भी आया, तो मेरी पत्नी ने प्रिया को अपने घर रहने के लिए कह दिया। मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, कम से कम सुधा एक नॉर्मल औरत सा जीवन तो जिएगी। मेरी शादी के समय प्रिया 7-8 साल की रही होगी। पतली सी थी, बरगिल्ली सी लड़की थी, जो हर वक्त या तो रोती रहती थी या रोने को तैयार रहती थी। बहुत दफ़ा तो वो घर में आए मेहमानों के सामने ही नहीं आती थी, और हम पर तो साहब हर वक्त अपनी पत्नी का नशा सवार रहता था। मैंने भी प्रिया पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। ये कि यह फाइनल हो गया कि प्रिया हमारे घर रह कर ही एमकॉम करेगी। फैसला ये हुआ कि मम्मी वाला कमरा प्रिया को दे दिया जाए, ताकि वो अपनी पढ़ाई बेरोक टोक कर सके। इस बात से सुधा इतनी खुश हुई कि उस रात बिस्तर में सुधा ने कहर बरपा दिया। ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ था, लिहाजा मैं भी खुश था। एक हफ्ते बाद प्रिया हमारे घर आ गई। उस रात डाइनिंग टेबल पर मैंने पहली बार प्रिया को गौर से देखा। 1.5 पसली की मरगिल्ली सी रोंदू सी लड़की माशाअल्लाह जवान हो गई थी। करीब 5-4 कद, कामन सा कसा हुआ
पतला लेकिन स्वस्थ शरीर, रंगे हुआ, लंबे बाल, स्मूथवा नाक, तीखे नक्श और काले कजरारे नैन। खैर जी, डिनर हुआ। सब लिविंग रूम में आ बैठे। बच्चे टीवी देखने लगे। प्रिया और सुधा दोनों बातें करने लगी और मैं इजी चेयर पर बैठा किताब पढ़ने लगा। पर मेरे कान तो उन दोनों की बातों पर ही लगे थे। मैंने नोटिस किया कि बोल तो सिर्फ सुधा ही रही थी और प्रिया तो बस हाँ हूँ कर रही थी। खैर धीरे धीरे प्रिया हमारे परिवार की होती चली गई। दोनों बच्चों को प्रिया पढ़ा देती थी। रात का डिनर पकाना भी प्रिया की जिम्मेदारी हो गई थी। लेकिन अब भी प्रिया मेरे सामने कम ही आती थी। आती भी थी तो मुझे से बहुत कम बोलती थी। बस हाँ जी, नहीं जी, ठीक है जी। मैं तो इसी बात में खुश था कि वो मेरी पत्नी का ज़्यादा समय मिल रहा था और मेरी लाइफ नॉर्मल सी थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। शुरू शुरू में तो प्रिया हर शनिवार अपने घर चली जाया करती थी और सोमवार सवेरे सीधे कॉलेज आकर शाम को घर आती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रिया का अपने घर जाना कम होने लगा। अब प्रिया 2 महीनों में एक बार या बड़ी हद हो तो 2 बार अपने घर जाती थी। फर्स्ट ईयर की फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद प्रिया 3 महीने के लिए अपने घर चली गई। करीब 5 हफ्ते बाद एक रात सुधा ने मुझसे कहा, राज, कल जाकर प्रिया को ले आए। प्रिया के बिना मेरा दिल नहीं लग रहा और दोनों बच्चे भी उदास हैं। मैंने हामी भर दी। अगले दिन हम दोनों जाकर प्रिया को ले आए। खुश सुधा ने मेरे झक्के छुड़ा दिए। सुधा ने ना नहीं कहा बल्कि 2 कदम आगे जाकर कुछ अपनी ओर से और नया कर दिया। खैर, जिंदगी वापस पटरी आ गई थी। लेकिन अब एक फ़र्क था। अब प्रिया सारा दिन घर पर ही रहती थी। उसके कॉलेज खुलने में अभी 1.5 महीना बाकी था। मैं दोपहर को खाना खाने घर आता था। पहले जब प्रिया कॉलेज गई होती थी तो मैं अक्सर दोपहर को ही सुधा को थाम लिया करता था। कभी रसोई में, कभी स्टोर में, कभी लॉबी में और कभी डाइनिंग रूम में भी। एक आधा बार तो बाथरूम में शावर के नीचे भी। प्रिया के आने से दोपहर की इन तमाम खुराफातों में लगाम लग गई थी। खौफ तो होती भी कभी कभी, पर क्या किया जा सकता था। फिर भी दाव लगाकर कभी कभार मैं सुधा से छोटी मोटी चुहलबाजी तो कर ही लिया करता था। रसोई में सब्जी बनाती सुधा से सट कर खड़े होकर कढ़ाई में सब्जी देखने लगना। मैंने ऐसा करने पर सुधा दिखावटी गुस्सा दिखाती ज़रूर थी, लेकिन तिरछी आंखों से मुझे देखते हुए उसके होठों पर स्वीकृति की एक मौन सी मुस्कान आ जाती थी। दिन बढ़िया गुजर रहे थे, लेकिन मैं प्रिया में और उसके प्रति मेरे व्यवहार में कुछ कुछ फ़र्क महसूस कर रहा था। मैं अक्सर नोट करता था कि डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त या लिविंग रूम में टीवी देखते वक्त या कभी कभी कोई किताब पढ़ते पढ़ते मैं जब जब सिर उठाकर प्रिया की ओर देखता तो उसे मेरी ओर ही देखते पाता। और जैसे ही मेरी प्रिया की नज़र से नज़र मिलती तो वो या तो नज़र नीचे कर लेती या कहीं और देखने लगती। मुझे कुछ समय के लिए उलझन तो होती, पर जल्द ही मेरा ध्यान किसी और बात पर चला जाता और बात आई गई हो जाती। बरसात का मौसम आ गया था। बहुत निकम्मी किस्म की गर्मी पड़ रही थी। जिस दिन बरसात होती उस दिन तो मौसम ठीक रहता। अगले दिन जब धूप निकलती तो उमस के मारी जान निकलने लगती। जगह जगह खड़ा पानी बांस मारने लगता और मक्खी मच्छर पैदा करने की जिंदा फैक्ट्री बन जाता। एयर कंडीशन कमरे में ही जिंदगी सिमटी रही। उसी मौसम में एक दिन प्रिया के कमरे के एसी की गैस लीक हो गई। बच्चों का बेडरूम छोटा था और उसमें तीसरे बेड की जगह नहीं थी। डाइनिंग रूम और लिविंग रूम तो रात को सोने के लिए डिज़ाइन ही नहीं थे। तो एक ही चारा बचता था कि जब तक प्रिया के कमरे का एसी रिपेयर नहीं हो जाता, प्रिया का बेड हमारे बेडरूम में हमारे बेड के ही बगल में ही लगाया जाएगा। ऐसा ही हुआ और ऐसा होने में हम पति पत्नी की रात वाली रामलीला पर टेम्पररी बैन लग गया था। पर क्या करते, मजबूरी भी तो थी। हमारे बेडरूम के बेड के साथ ही लेफ्ट साइड बाथरूम का दरवाज़ा था और मेरी पत्नी बेड के लेफ्ट साइड सोना पसंद करती थी और मैं राइट साइड सोता था। हमारे बेड के साथ ही राइट साइड प्रिया का फोल्डिंग बेड लगाया गया था। रात आती, खाना वाना खाकर हम लोग सोने के लिए बेडरूम में आते। सुधा मेरे बाएं और प्रिया मेरे दाएं, ये दोनों बातें करने लगती और मैं बीच में ही सो जाता। एक दिन बाद एक रात को अचानक मेरी आंख खुली तो पाई कि प्रिया बाई करवट सो रही थी, यानी उसका मुंह मेरी ओर था और उसका दायां हाथ मेरी छाती पर था। मैंने सिर उठाकर देखा तो सुधा को घनघोर नींद में हवाले पाया। मैंने धीरे से प्रिया का हाथ अपनी छाती से उठाया और उस हाथ उसकी बगल पर रख दिया।
पर नींद बहुत देर तक नहीं आई। दिल में बहुत उथल-पुथल सी चल रही थी। क्या प्रिया ने जानबूझकर ऐसा किया था? अगर हाँ तो क्यों? क्या प्रिया मेरे साथ सोचकर झुरझुरी सी उठी और अचानक ही मेरी लिंग में तनाव आ गया। इसी उपवाह में जाने कब मेरी आँख लग गई। दिन चढ़ा, सब कुछ अपनी जगह पर, हर चीज़ नॉर्मल थी। पर मेरे दिल में एक अनजान सी फीलिंग थी। रह रह कर प्रिया के हाथ की छुअन मुझे छाती पर फील हो रही थी और रह रह कर मेरे तनाव आ रहा था। उस दिन मैंने अपनी शादी के बाद पहली बार नहाते काम किया। अगली रात आई, फिर वही सोने का अरेंजमेंट। सुधा डबल बेड की बाईं ओर, मैं दाईं ओर, और प्रिया का फोल्डिंग बेड हमारे डबल बेड के दाईं ओर सटा हुआ, और मुझसे और प्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट का फासला। आज मैं कभी किताब ही पढ़ रहा था कि वे दोनों सोने की तैयारी करने लगी। जल्दी सोने का कारण पूछने पर प्रिया ने बताया कि आज दोनों बाजार गई थी, थक गई हैं। मतलब पीठ के बल लेट कर सोने का उपक्रम करने लगी। उसका मेरी ओर वाला हाथ, मतलब बायां हाथ, उसके सिर के पास सिरहाने पर ही पड़ा था। मेरा मुंह प्रिया की ओर ही था और मेरा और प्रिया का फासला ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट का रह गया था। अचानक मैंने अपने बाएं हाथ को प्रिया पर रख दिया। मेरा दिल पसलियों में धाड़ धाड़ बज रहा था। कोई हरकत नहीं, न मेरी ओर से न प्रिया की ओर से। अचानक प्रिया ने सिर उठाया और मेरी ओर ध्यान से देखने लगी। मीठी आंखों में मैं सोने की एक्टिंग करने लगा। 1 डेढ़ मिनट मुझे ध्यान से देखने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद में सो रहा था, तो उसने अपने हाथ पर, जो मेरा हाथ थामे था, मैं प्रिया के हाथ को महसूस कर सकता था, पर मैंने अपनी ओर से कोई हरकत नहीं की। करीब आधे घंटे बाद प्रिया ने ऐसा करना बंद किया। मैंने सर उठाकर देखा तो लगा कि प्रिया सो गई थी शायद। मेरा हाथ अब भी उसके हाथ में जकड़ा हुआ था। ऐसे ही जाने कब मैं सचमुच नींद के आगोश में चला गया। सुबह उठा तब पाया कि सुधा और प्रिया उठकर कब की जा चुकी थी। तभी सुधा अखबार लेकर आ गई। दिल में आराम सी खुशी लिए मैंने जिंदगी का एक नया दिन शुरू किया। तभी प्रिया भी बेडरूम में चाय की ट्रे लेकर आई। नहाई धोई, सफ़ेद पजामा सूट में, ताज़ा ताज़ा शैम्पू के बालों में मन भावन सी खुशबू उड़ाती, एकदम ताज़ा दम सफ़ेद दिख रही थी। जैसे ही मेरी प्रिया की आंख से आंख मिली, प्रिया की नज़र झुक गई और क्षण भर एक गुप्त सी मुस्कान आकर लुप्त हो गई। रात वाली बात याद आते ही मेरे मन में आने लगी। जैसे ही प्रिया बैठने लगी तो सुधा चीखूं उठी, लगी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने, लेकिन मैं जाने दूं तब ना। जैसे ही सुधा ने मुझे देखकर आंखें टेढ़ी तो प्रिया ने पूछा, क्या हुआ मौसी? कुछ नहीं, कहकर सुधा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी और चादर के नीचे से हरकत कर दी। सारा दिन जैसे हवाओं के हिंडोले पर बीता, जो मेरे और प्रिया के बीच चल रहा था। उस बारे से सारा दिन मेरे अपने ही अंदर तर्क कुतर्क चलने लगा। एक बात तो पक्की थी कि प्रिया की तो खैर कच्ची उम्र थी, पर मैं जो कर रहा था वो सामाजिक और नैतिक दृष्टि से गलत था, और मैं खुद जानता था कि मैं गलत हूँ। साली की बेटी की कच्ची उम्र की लज्जात मेरे पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज से मैं प्रिया वाली साइड सोऊंगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था मेरा पक्का इरादा डांवाडोल हो रहा था। शाम आई, मैं घर आया। आते ही प्रिया मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई। गिलास पकड़ते वक्त मैंने प्रिया की आंखों में देखा। प्रिया ने शर्मा कर नज़र नीचे कर ली और खाली गिलास लेकर चली गई। आज रात तो कुछ होकर रहना था, ऐसी सोच आते ही पतलून के अंदर ही मेरा भयंकर रोद रूप में आ गया। रात की प्रतीक्षा में समय काटना मुश्किल हो गया था। शाम को वॉशरूम में नहाते समय मैंने एक बार फिर अपना हाथ जगन्नाथ किया। डिनर करने समय मुझे प्रिया के कमरे के एसी के बारे में पूछा कि कब ठीक होके आएगा। यूँ मैंने कहा तो दिया कि एक आधा दिन में आ जाएगा, पर मेरा इरादा तो प्रिया के कमरे के एसी को कयामत के दिन तक न लाना था। हो राम राम करके डिनर निपटाया। वैसे हम फैमिली के सब लोग डिनर के बाद लिविंग रूम बैठकर कुछ देर गप्पे हाँकते हैं, लेकिन उस दिन मैं सीधा अपने बेडरूम में चला गया। सीधे अपने बिस्तर पर जाकर एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री पर सेट कर दिया। सुधा और प्रिया अभी बेडरूम में नहीं आई थी। मैंने बिस्तर में लेट कर आंखें बंद कर ली। 20 एक मिनट बाद दोनों बेडरूम में आई और मुझे सोता पाया। 10-15 मिनट हल्की फुल्की बात, गप्पे हाँक बाद सोने की तैयारी करने लगी और बेडरूम की लाइट बंद कर दी।
जैसे ही बेडरूम की लाइट बंद हुई मैंने तड़ाक से आंखें खोल ली और प्रिया को देखने लगा। प्रिया तब अपने बिस्तर पर लेटने की तैयारी कर रही थी और अपने बाल बांध रही थी। मैंने चुपके से अपनी दाईं बाजू प्रिया के बिस्तर पर तकिए से ज़रा सी नीचे दूर तक फैला दी। प्रिया चादर ऊपर खींचकर मस्ती करने लगी। जैसी प्रिया का हाथ की उंगलियां मेरे हाथ से टच हुई, मैंने उस हाथ को ज़ोर से पकड़ लिया। पहले तो प्रिया ने 2-4 पल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। मुझे तो दो जहान की खुशियाँ मिल गईं, जैसे मानो सारी कायनात ठहर गई हो। मेरा दिल मेरे सीने में धाड़ धाड़ बज कर रहा था। मैं अपनी ही दिल की धड़कन बड़ी साफ साफ सुन रहा था। पता नहीं ऐसे 2 मिनट बीते कि 2 घंटे, कुछ याद नहीं। हाथों रंगे हाथ पकड़े जाने से ज़्यादा शर्मनाक कुछ और हो ही नहीं सकता था। मैं ऐसी बेवकूफ़ी करने वाला हरगिज़ नहीं था। ज़िंदगी रही तो आगे ऐसे बहुत मौके मिलेंगे जब आदमी अपने दिल की कर गुजरे, और प्रिया तो राज़ी थी ही। बेमन से मन को मनाया और अपना काम को अंजाम दिया। एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा कर मैं भी सोने की कोशिश करने लगा। उधर प्रिया भी चुपचाप चित पड़ी सोने का बहाना कर रही थी। बहुत रात बीतने के बाद मुझे नींद आई। अगला सारा दिन मैंने मन ही मन चिढ़ते कुढ़ते हुए गुजारा। जो कुछ और जितना कुछ प्रिया के साथ रातों को हो रहा था, उससे ज़्यादा होने की गुंजाइश बहुत कम थी, और ऐसा होना भी बहुत दिनों तक ऐसा होना मुश्किल नहीं था। आज नहीं तो कल प्रिया के कमरे का एसी ठीक होकर आना ही था। ऊपर से अपने ही बेडरूम में सुधा के किसी भी क्षण उठ जाने का डर हम दोनों को खुलकर खेलने नहीं देता था। मुझे जल्द ही कुछ करना था। किसी दिन प्रिया को लेकर किसी होटल में चला जाऊं। ना ना, यह निहायत ही बकवास आइडिया था। आधा शहर मुझे जानता था और प्रिया को होटल लेकर जाने के अपने खतरे थे। और घर में बच्चे थे, सुधा थी। नहीं नहीं, ऐसा होना भी मुश्किल नहीं था। तो फिर क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं चिड़चिड़ा सा हो रहा था। रात को डिनर करने के बाद फिर एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री पर सेट करके सीधे अपने बिस्तर पर जा पड़ा। आज प्रिया और सुधा दोनों अभी तक बेडरूम में नहीं आई। अपने आप में उलझे हुए मेरे कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक मेरे कान में कुछ सुरसुरी सी हुई। मैंने नींद में ही हाथ चलाया तो मेरे हाथ में प्रिया का हाथ आ गया। प्रिया चुपके से मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। आज मैं कल जैसे नर्म दिली से पेश नहीं आ रहा था। प्रिया को जैसे 440 वॉट का करंट लगा। मेरी स्किन काम कर गई, और फिर मैंने अपने काम को आराम से अंजाम दिया और ये रिश्ते को कामयाब बनाने का पूरा वादा भी कर लिया। अगले दिन शनिवार था और शनिवार के बाद इतवार की छुट्टी थी। तो फिर दोस्तों, जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं। पहला काम, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। दूसरा काम, नहीं किए हो सब्सक्राइब तो कर लो, और वही बाजू में घंटी है उसे दबा दो। तीसरा काम, मुझे पैसों की कमी है, मुझे पेटीएम करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पे जाकर 187 रिचार्ज करवा दो, BSNL की सिम है। चौथा और आखिरी काम, आप अगर मेरी और कहानी पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, SRKStoryLover.co, ये है मेरी वेबसाइट। आखिर में मैं इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ इतनी मेहनत से, मुझे पता है आप सभी को बहुत मज़ा आता है। इतना सिंपल काम आप कर ही सकते हैं। धन्यवाद। चलो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट स्टोरी।